नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार में प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। वामसाधारा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, इसे वंशधारा नदी भी कभी कभी कहा जाता है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, महेंद्र तनिया नदी वामधारा की एक प्रमुख सहायक नदी है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। वामधारा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम उड़ीसा से होता है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बहते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा पॉइंट, वामसाधारा नदी जल विवाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में है। तो ध्यान रखें, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में है, तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है, इसीलिए दूसरा पॉइंट गलत है। तो आपका आंसर हो जाता है ए, केवल एक। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में जल विवाद को लेकर एक बैठक जल्द होने वाली है, जिसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे और प्रमुख रूप से वंशधारा फेज 2 जो प्रोजेक्ट है उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ साथ वंशधारा नदी पर ही एक नरेदी बैराज का जो निर्माण किया जाना है, जिसका उद्घाटन 1962 में ही किया जा चुका था, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि इसका निर्माण होने में काफी बड़े पैमाने पर भूमि का जो भाग है वो जलमग्न होगा और वह भूमि का भाग उड़ीसा में होगा। तो वो भूमि उड़ीसा से कैसे प्राप्त की जाए, इसके संबंध में भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सोहो उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। तो सोहो अगर उपग्रह की बात करें तो इसको 1995 में प्रक्षेपित किया गया था और वर्तमान में भी ये कार्यरत है। तो माना गया था कि 2020 तक ये प्रमुख रूप से कार्य करेगा, लेकिन अब इसका कार्य विस्तार दिया गया है और माना जा रहा है कि यह 2022 तक कार्य करेगा। इसे संयुक्त रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य सूर्य का प्रमुख रूप से अध्ययन करना था। इसी आधार पर दोनों विकल्पों को हम देखते हैं। पहला, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का एक मानव रहित संयुक्त मिशन है। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा, यह मिशन बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए है। दूसरा भी गलत हो जाता है क्योंकि यह सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हैं, इसीलिए आपका आंसर हो जाता है डी, इनमें से कोई भी नहीं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कोलकाता स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, उनके द्वारा एक मॉडल के माध्यम से ये जानकारी एक तरह से एकत्रित की गई है कि उच्च अक्षांशों पर एक जो घटना होती है जिसको हम ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं, उत्तरी अगर हम गोलार्ध की बात करें, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इस घटना के बारे में प्रमुख रूप से उनके द्वारा अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए उन्होंने सोहो सैटेलाइट और नासा का ही स्टीरियो सैटेलाइट उसके आंकड़ों का भी उपयोग किया है। जब हम ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की बात करते हैं तो ध्यान रखें, इसका जो प्रमुख कारण होता है कि सूर्य से आने वाले जो भी कण हैं और हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो कण हैं, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में आप देखें तो चुंबकीय क्षेत्र काफी अधिक होता है, तो उनके बीच में आपस में जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अलग अलग रंग के जो प्रकाश हैं वो एक तरह से आसमान में दिखाई पड़ते हैं। इसी घटना को ऑरोरा बोरेलिस उत्तरी गोलार्ध में और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इथियोपिया के सबसे उत्तरी क्षेत्रीय राज्य टाइग्रे क्षेत्र की सीमा उत्तर में इरिट्रिया और पूर्व में जिबूती से लगी हुई है। दूसरा, इथियोपिया दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश है। इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रमुख रूप से मानचित्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इथियोपिया की बात करें तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो इसके पड़ोसी देशों में इरिट्रिया, इसी के साथ साथ सूडान, दक्षिणी सूडान का भाग है, कीनिया शामिल है, सोमालिया का भाग है और साथ साथ यहाँ पर जिबूती का भाग। तो इथियोपिया को अगर हम देखें तो स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड देश है, किसी भी जगह इसकी समुद्री सीमा नहीं बनती है। यह प्रश्न हमने इसीलिए लिया है कि टिग्रे क्षेत्र जो इथियोपिया का उत्तरी भाग है, वहां पर प्रमुख रूप से जो विद्रोही हैं वो सरकार के खिलाफ एक बड़े हमले के लिए पुनः तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। तो टिग्रे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये टिग्रे क्षेत्र है इथियोपिया का। इसकी जहां तक सीमा आप देखें तो केवल इरिट्रिया से लगती है, इसकी सीमा जिबूती से नहीं लगती है। जिबूती की सीमा अगर हम देखें तो आफार जो क्षेत्र है वो इथियोपिया का, उसकी सीमा यहाँ पर बनती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जो पहला पॉइंट हमने दिया था वो गलत हो जाता है क्योंकि टाइग्रे क्षेत्र की जो सीमा है वो केवल इरिट्रिया से है, जिबूती से नहीं है। दूसरे कथन की अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है, न कि इथियोपिया। इसी आधार पर दोनों पॉइंट आपके गलत हो जाते हैं, तो आंसर आपका डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यों में राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। आप इस पद को केंद्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के एक तरह से समकक्ष मान सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल होगा, इसीलिए पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है। दूसरा पॉइंट सही है, पहला गलत दूसरा सही है, इसीलिए आंसर आपका बी केवल 2 सत्य है। यह प्रश्न हमने यहाँ पर इसलिए पूछा है क्योंकि पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सिद्धू ने अपने आप की वापसी की है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि वो इस पद पर तभी काम एक तरह से प्रारंभ करेंगे जब पंजाब में एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत एपीएस देवल को हटाया जाएगा। इसी आधार पर हमने एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम के तहत केंद्र एक हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकता है यदि उक्त हवाई अड्डे पर वर्ष में कम से कम यात्रियों की उपस्थिति देखी जाती है। ध्यान रखें, अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो प्रारंभ में प्रमुख हवाई अड्डे मेजर एयरपोर्ट के लिए भारत में जो सीमा थी वो 15 लाख थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 35 लाख। तो किसी भी हवाई अड्डे पर 35 लाख या उससे ज्यादा अगर वार्षिक यात्री आते हैं तो उसको हम प्रमुख हवाई अड्डे का दर्जा एक तरह से देते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाता है डी 35 लाख। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा श्रीनगर हवाई अड्डे को मेजर एयरपोर्ट प्रमुख हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है। इसके आधार पर एरा के द्वारा अब वहां पर जो भी शुल्क एक तरह से लगाए जाते हैं उसके संबंध में निर्णय किया जाएगा। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं जहां पर हम यूपीएससी की विगत वर्ष में पूछी गई परीक्षाओं में जो प्रश्न है उनको हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2016 में पूछे गए प्रश्न को यहां पर दे रहे हैं। प्रश्न को हम देखते हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जो प्राय चर्चा में रहता है, निम्नलिखित में से क्या है? आप ध्यान रखें, यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसके द्वारा चिकित्सा संबंध में प्रमुख रूप से सुविधाएं दी जाती हैं। किसी भी देश में कोई आपातकालीन स्थिति है तो वहां पर चिकित्सीय सुविधाओं को प्रमुख रूप से ये प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो ध्यान रखें, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसीलिए आंसर आपका हो जाता है बी। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं और यहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। और यहां आज हमने शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा करी है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए की अगर हम बात करें तो यह आरबीआई के द्वारा एक तरह से 2002 में प्रारंभ किया गया था और उद्देश्य इसका प्रमुख रूप से यह था कि भारत में अगर बैंक किसी भी तरह से आर्थिक स्थिति में कमजोर होते हैं, उनके ऊपर ऋण के दबाव बढ़ते हैं, वो अपने ऋण समय पर वापस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक निश्चित आधार पर काम करने के लिए आरबीआई कुछ दिशा निर्देश जारी करता है जिससे कि वो अपने आर्थिक संकट से समय पर बाहर आ सकें। तो ये जो शर्तें होती हैं उनके संबंध में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके पहले आप ध्यान रखें कि 2017 में भी इस शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया था और ये एक नया परिवर्तन किया गया है इसी 2 नवंबर को। तो उस परिवर्तन के आधार पर किस तरह से नए सुधार किए गए हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। आरबीआई के द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सुरक्षित करने के लिए ये जो पीसीए ढांचा है इसमें समीक्षा की गई है और संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है आगे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें कि ये परिवर्तन 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही या पीसीए का प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि समय रहते बैंकों के आर्थिक संकट को रोकने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए और इसके लिए पर्यवेक्षी हस्तक्षेप ये आरबीआई के द्वारा किया जाए और इसके लिए प्रमुख रूप से कुछ उपाय होते हैं जो आरबीआई के द्वारा बताए जाते हैं जिनको लागू करने की आवश्यकता रहती है, जिसके आधार पर जो वित्तीय स्वास्थ्य होता है वो बैंकों का एक तरह से सुरक्षित किया जाता है। ध्यान रखें, वर्तमान में ये जो नए दिशा निर्देश लाए गए हैं जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे, ये सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे, लेकिन लघु वित्तीय बैंक, भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक, इनको इसके दायरे से अलग करके रखा गया है। वर्तमान में अगर हम देखें तो 2021 में यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक उन्होंने आरबीआई के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन पर कार्य करते हुए अपने आप को इस पीसीए या शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही का जो ढांचा है उससे बाहर निकाला है। वर्तमान स्थिति में केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, वो शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही या पीसीए के ढांचे में शामिल है। जब भी किसी बैंक को पीसीए ढांचे में डाला जाता है तो प्रमुख रूप से आरबीआई ये देखता है कि जो उसका लेखा परीक्षा किया गया, जो उसके अकाउंट्स की एक जांच की गई है और वार्षिक जो वित्तीय परिणाम है,
खास तौर से जो भी उसकी लाभ हानि की स्थिति है उसके आंकड़े देखे जाते हैं। इसी के साथ साथ आरबीआई के द्वारा इसका एक पर्यवेक्षी मूल्यांकन भी किया जाता है। इन दोनों के आधार पर प्रमुख रूप से किसी भी बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई या पीसीए ढांचे में डाला जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2 नवंबर को क्या संशोधन किया गया है। अगर हम 2 नवंबर 2021 के पहले देखें तो पीसीए में डालने के लिए 4 एक तरह से मानक लिए जाते थे। पहला होता था पूंजी, दूसरा संपत्ति की गुणवत्ता, तीसरा उत्तोलन या लीवरेज और एक चौथा होता था परिसंपत्ति या लाभप्रदता, यानी कितना प्रॉफिट या लाभ किसी बैंक के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, वो कितना रिटर्न प्राप्त कर पा रहे हैं, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके आधार पर। तो निवेश कर रहे हैं उनके द्वारा कितना रिटर्न एक तरह से लाभ के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। तो ये 4 एक तरह से मानदंड होते थे। लेकिन 2 नवंबर 2021 को ये जो संशोधन लाया गया है, इसमें आरबीआई ने ये लाभप्रदता यानी प्रॉफिट वाला जो भाग है उसको हटा दिया है। तो 4 की जगह आप ध्यान रखें केवल 3 मानक रह गए हैं, वो है पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता और उत्तोलन या लीवरेज। इन तीनों ही मानक में अगर बैंक एक तरह से विफल होता है तो बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के ढांचे में डाल दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम तीनों कारक को देखें तो जब हम पूंजी की बात करते हैं तो पूंजी के लिए सबसे बड़ा आधार माना जाता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात। जब हम बात करते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात तो ये जोखिम वाला जो ऋण है उसकी तुलना में ये जो अनुपात है वो 11.5% रखना होता है। यानी 100 रुपए बैंक के द्वारा ऋण के लिए दिया गया है तो जोखिम के आधार पर ऋण दिया गया है, इसके आधार पर बैंक को 11 रुपए 50 पैसे का जो भाग है वो अपने पास पूंजी के रूप में सुरक्षित रखना है। तो ये पूंजी के मानदंड हैं जो बैंकों को बनाकर रखने हैं। दूसरा अगर हम देखें संपत्ति की गुणवत्ता, यह प्रमुख रूप से आपका आधारित होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम बोलते हैं गैर निष्पादनकारी संपत्ति। यानी 90 दिन के बाद अगर बैंक के पास कोई भी भुगतान आना है और वो समय पर नहीं आ रहा है तो बैंक उस तरह के जो भी भुगतान है उनको एक तरह से गैर निष्पादनकारी संपत्ति या एनपीए की श्रेणी में डाल देता है। तो जो भी उनकी संपत्ति है उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, उनका एनपीए जितना कम है उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी है, जितना एनपीए ज्यादा है गुणवत्ता उतनी ही खराब है। तीसरा जो मानदंड होता है वो है उत्तोलन या लीवरेज। किसी बैंक के द्वारा जब ऋण दिया जा रहा है उपभोक्ता को तो उनको ये पूंजी प्राप्त करने के लिए बाजार से जब ऋण लेना पड़ रहा है तो वो स्थिति क्या है। अगर किसी बैंक के पास अपनी खुद की पूंजी पर्याप्त है और वो बाजार से ज्यादा उधार नहीं ले रहा है और आसानी से उपभोक्ताओं को ऋण दे रहा है तो उसका जो लीवरेज या उत्तोलन का भाग है वो एक तरह से उतना अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप उपभोक्ताओं को ऋण दे रहे हैं और उसके बदले आप बाजार से उधार बड़े पैमाने पर ले रहे हैं तो आपका लीवरेज या उत्तोलन एक तरह से बढ़ा होता है। तो जितना अधिक उत्तोलन होगा आपका जोखिम एक तरह से क्या है उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये 3 स्थितियां होती हैं जिसकी जांच एक तरह से आरबीआई करता है। उसके आधार पर किसी भी बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई या पीसीए ढांचे में डाला जाता है। जब भी किसी बैंक को पीसीए ढांचे में डाला जाता है तो 3 एक तरह से यहाँ पर सीमाएं बनाई गई हैं। जोखिम 1 श्रेणी में, जोखिम 2री श्रेणी और जोखिम 3री श्रेणी। 3 अलग अलग लिमिट बनाई गई हैं। इसमें कुछ आंकड़े रखे जाते हैं कि कितना पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखना है, कितना लीवरेज अनुपात रखना है या उत्तोलन अनुपात रखना है, या कितना गैर निष्पादनकारी संपत्ति उसका अनुपात होना चाहिए। तो उसके आधार पर जोखिम प्रथम, जोखिम द्वितीय और जोखिम तृतीय की सीमा बनती है। जब अलग अलग बैंकों को किसी भी तरह से शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई में डाला जाता है तो किस जोखिम की सीमा में वो आते हैं वो आरबीआई देखता है। अगर आप पहले जोखिम की सीमा में आते हैं इसका मतलब प्रारंभिक स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति अभी खराब हुई है। तो यहां पर आरबीआई कहता यह है कि आपका जो भी लाभांश है, जो भी बैंक का डिविडेंड है, जो लाभ के अंश के रूप में आप वितरण करना चाहते हैं उसको एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी आप लाभांश नहीं बांटेंगे। अगर आपका जोखिम की सीमा 2री कैटेगरी में है, यानी आपका जोखिम थोड़ा और ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पहली शर्त तो लागू रहती ही है, यानी लाभांश वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ साथ चाहे भारत में हम घरेलू रूप में बात करें या विदेशों में शाखाओं का जो विस्तार होता है, नई ब्रांच को खोलना, वो आरबीआई के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और 3रे सीमा का जोखिम का मतलब यह है कि बैंक की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। ऐसी स्थिति में पहले 2 जो एक तरह से प्रयास हैं वो तो बैंक को करने ही पड़ेंगे। 3रे रूप में बैंक ये कहता है किसी भी बैंक का जो बोर्ड है उसके द्वारा कोई भी खर्च करने के लिए पैसा जो दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख रूप से पूंजीगत व्यय। तो बैंकों के द्वारा जो भी पूंजीगत व्यय किया जा रहा है, अगर उनके द्वारा अपना
टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी रूप में अपने आप में सुधार करने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है तो आरबीआई उसको रोकने की बात नहीं करता है। लेकिन अगर तकनीकी बढ़ाने के अलावा अन्य प्रकार के आपके जो खर्च हैं वो बैंकों को रोकने के लिए कहा जाता है। ये हमारा 7 नवंबर 2021 का दैनिक क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।